अंजू मंजू दो बहनें जिनमें लगभग 4 साल का ही उम्र का फर्क था। एक दूसरे की जान। सब कहते कि एक दूसरे के बिना तो इनका खाना पीना कुछ नहीं होता। विक्रम जी और गीता जी की दो राजकुमारियाँ। उतनी बातें सास से सुनने के बाद भी गीता जी ने लड़के के लिए और प्रयास नहीं किए। वो अपनी दोनों राजकुमारियों से खुश थे। इतना अमीरी में डूबा परिवार तो नहीं था और किसी चीज की कमी भी नहीं थी। गीता जी की सास अभी जीवित थी। ससुर का 2 साल पहले देहांत हो चुका था। सास थोड़े कट्टर स्वभाव की थी, जिसका गीता के स्वभाव पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता था। वो हमेशा उनकी हाँ में हाँ मिलाती। गीता को लगता कि बाबूजी के जाने के बाद माँ अकेली हो गई है। अब ऐसे में हम ही उनकी भावनाओं की कद्र कर सकते हैं। तो क्या हुआ, कुछ कह दिया, हम उनके बच्चे हैं। पर सास के मुंह से यही सुनने को मिलता, कल मुई है, एक पोता नहीं जना, मेरे वंश का नाश हो गया। ये दो छोरियां ससुराल चली जाएगी तो कोई तुम्हें पानी पिलाने वाला नहीं होगा। हाँ, मन में टीस करते थे ये शब्द, पर वो हंस के टाल देती थी। धीरे धीरे बेटियां यौवन की दहलीज की ओर कदम रख रही थी। विक्रम जी और गीता जी के संस्कार उनमें कूट कूट कर भरे थे। एक दूसरे के लिए अपार प्रेम, जो हर परिस्थिति में एक दूजे के लिए मदद को तैयार थे। अरे गीता, कुछ तैयारी करी है या नहीं? मेरी बेटी अपने बच्चों के साथ आ रही है। जी अम्मा, सब हो गया। जीजी की पसंद का गाजर का हलवा बन गया। सब्जी तैयार है। जब आएगी गरम गरम पूरियाँ उतार दूंगी। और मेरे दोनों लाल के लिए उन्हें राजभोग पसंद है। सुरेश से कह दिया ना, ले आएगा आते वक्त। जी अम्मा, कह दिया। गीता की ननंद मीरा, जो उम्र में गीता से छोटी थी, पर माँ की कड़वी जुबान का असर अच्छे से उसके स्वभाव की व्याख्या करता था। उसके बेटे रोहित और मोहित, जुड़वा लड़के, संतान के नाम पर नानीवाड़ी में तांडव करते थे। वो भी लगभग अंजू और मंजू की हम उम्र के ही थे, पर बचपना और लाड़ उनके स्वभाव के गुण थे। अक्सर गीता को ये ताना मिलता था, देख मेरी बेटी ने कुल को रोशन किया, और एक तू है कि मेरे बेटे को बेटे का सुख न दे सकी। मन ही मन जी दुखता था गीता का, पर क्या कर सकती थी। अरे भाभी कहाँ हो? अरे जीजी आ गई। छोटी थी फिर भी मान बड़ों जैसा लेती थी। इस बार तो तुम्हारे आंगन में खुशियों के समाचार लाई हूँ कि पानी से काम ना चलेगा। अरे जीजी, गाजर का हलवा और गाजर की मिठाई तैयार है। मोहित और रोहित, आपका राजभोग भी मामा जी पहले ही ला दिए थे। अरे मीरा, अब तो रुक कर ही जाना तू, 2 दिन से ज़्यादा रुकती ही नहीं। अरे माँ, क्या करूँ, घर पर कोई नहीं होता तो इन्हें खाने की समस्या हो जाती है। पर इस बार 5-6 दिन तो रुकूंगी। पहले मेरी बात सुनो। अपनी अंजू और मंजू के लिए शादी का एक अच्छा रिश्ता लाई हूँ। घर परिवार देखा हुआ है। मेरी ननंद की जान पहचान का रिश्ता है। 2 बेटे हैं, हम उम्र ही है। दोनों एक ही घर में देवरानी जेठानी बनकर राज करेगी। अच्छा कारोबार है। दोनों बेटे दिखने में भी अच्छे हैं और मिलजुल कर अपने पिता का बिजनेस संभालते हैं। पर जीजी, एक ही घर में दोनों बहनें, क्या दोनों के बीच सामंजस्य हो पाएगा? बहन का रिश्ता अलग होता है, पर रिश्तों के नाम बदलते हैं तो रंग स्वभाव में भी चढ़ता है। अरे भाभी, दोनों बहनें हैं
तो ससुराल में भी बहनें ही रहेगी। आप क्यों उनके बीच ये रिश्तों के नाम ला रही हो, और आपको आपके संस्कारों पर भरोसा नहीं है। गीता खुश थी, पर एक चिंता जो खाई जा रही थी कि जब बहनें एक दूसरे की देवरानी और जेठानी के रूप में रूबरू होगी तो ये बहनों का रिश्ता कहीं दब न जाए, क्योंकि सास कभी माँ नहीं होती और सास बहुओं को एक होकर रहने ही नहीं देती। कोई न कोई मनमुटाव पैदा हो ही जाता है। तभी वहाँ अंजू और मंजू आ जाती है। माँ, मुझे नहीं करनी शादी, अभी मुझे पढ़ लिख कर नौकरी करनी है, आप दीदी की शादी कर दो। अरे ये देखो नौकरी करेगी, अंजू की दादी ने कहा। भला ससुराल में घर का चूल्हा चौका करेगी या नौकरी? भला परिवार ढूंढा है तेरी बुआ ने, एक ही घर में जाओगी, साथ रहोगी, एक दूसरे का साथ देना। तभी मंजू ने कहा, क्या हम दोनों की शादी एक ही घर में? ये तो बहुत अच्छा है, मैं और अंजू दोनों हमेशा साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, मेरी बेटियों को इस घर से भगाने की योजनाएं बनाई जा रही है। गीता खामोश थी। पता था उसकी एक नहीं चलने वाली। जहाँ उसकी सास और ननंद मिल जाए वहाँ तो ये भी चुप्पी धारण कर लेते हैं। पर एक बात उसने तय कर ली थी कि कोई भी फैसला हो सोच समझ कर ही होगा, ताकि कल को पछताना नहीं पड़े। यह सकारात्मक बात ये थी कि दोनों बहनें एक साथ जाने के लिए खुश थी। तभी विक्रम ने कहा, मिल लेते हैं उनसे, पता तो चले कैसे लोग हैं। गीता भी राजी थी, मिले बिना कोई निर्णय लेना बेकार है। कुछ समय बाद दोनों परिवारों का मिलन समय तय किया गया। मिलान का स्थान विक्रम जी का घर ही तय हुआ। सारी तैयारियां जोरों पर थी। अरे गीता, दोनों बेटियों को ब्यूटी पार्लर भेज दे, थोड़ी सुंदर लगेगी तो कम समय लगेगा उन्हें हामी भरने में। गीता ने वैसा ही किया। तरह तरह की मिठाइयाँ से घर महक रहा था। साफ सफाई भी अच्छे से करा दी गई थी। आज विक्रम जी ने छुट्टी ले ली थी। उन लोगों के आगमन का समय हो गया था। मीरा भी उन्हीं के साथ सम्मिलित थी। ललिता जी और दिनेश जी अपने दोनों बेटों के साथ आए। बड़े ही विनम्रता से विक्रम जी और गीता जी ने उनका स्वागत किया। अंजू और मंजू अपने कमरों में थी। गीता ने दोनों लड़कों को देखा। दोनों बहुत ही बढ़िया थे। दोनों ने उनके चरण स्पर्श किए तो वह खुश हो गई। आओ बेटा, ये हमारी सास है, दादी जी। उन्होंने दादी जी के भी चरण स्पर्श किए। अरे भाभी, अंजू और मंजू को भी बुला लो। सभी को सम्मान के साथ बिठाया गया। थोड़ी देर में दोनों बेटियां भी आ गई। दोनों ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। जी, इनमें से बड़ी बिटिया कौन सी है? जी, अंजू, ये है बड़ी बिटिया, और ये है मंजू, छोटी बेटी। ये मेरे बेटे, बड़ा बेटा रोहित और छोटा बेटा मोहित। अरे बहन जी, हमें आपकी दोनों बेटियां पसंद है। आप निश्चिंत रहिए, जैसी ये यहाँ है वैसी ही ससुराल में रहेगी। इन्हें कभी किसी चीज की चिंता नहीं होगी। ये सुनकर गीता जी के दिल को राहत मिली। बस समय सीमा तय कर दी गई। मुहूर्त के हिसाब से तारीख निकाल गई और दोनों बेटियों के विदाई की घड़ी आ गई। मेरा आंगन तो सूना हो जाएगा, मेरी दोनों बेटियां एक साथ विदा हो जाएगी। गीता जी की आंखों से छलकते आंसू विक्रम जी के कंधे भिगो रहे थे। अब ये घड़ी तो आनी ही थी। तुम तो खुश हो जाओ, हमारी बेटियां हमेशा साथ रहेगी। विदाई का मुहूर्त बीता जा रहा था। विदाई में माँ ने ये सीख दी कि चाहे कुछ भी हो जाए, पर यह ध्यान रहे कि तुम एक ही कोख की संतान हो, एक ही रक्त है दोनों में। एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना, कभी अपनी माँ की सीख को दूषित होने ना देना। दोनों बेटियां बहू बनकर
ललिता जी की दहलीज पर स्वागत के लिए खड़ी थी। ललिता जी के तो पैर जमीन पर नहीं थे। एक साथ दोनों बहुओं का मुंह देख लिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। दोनों बहनों को अपने घर का आंगन छोड़ने का दुख तो था, पर एक साथ होने की खुशी भी थी। रस्मों के बीच में अचानक से तेज आवाज में ललिता जी ने हेमा को आवाज लगाई। हेमा कहाँ मर गई थी? एक बार बोलने पर सुनाई नहीं देता? क्या तेरे पीछे पीछे मैं ही भागती फिरूं? ना अम्मा, माफ कर दो। उसके हाथ कांप रहे थे। इतनी तेज आवाज सुनकर तो मंजू भी सहम गई। वो पहले से सहमी स्वभाव की थी, पर अंजू स्वभाव में तेज थी। पर अभी तक तो जो मधुर आवाज में बेटा बेटा करके बातें कर रही थी, उनका अचानक बदलता स्वभाव देखकर दोनों बहुएं हैरान थी। जिस तरह से ललिता जी ने आवाज लगाई, मंजू घबरा गई। घबरा कर उसने अंजू का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी फुसफुसाहट में मंजू ने कहा, दीदी ये सास है, माँ नहीं। और फिल्मों में नहीं देखा सास ऐसी ही होती है? अपनी दादी को नहीं देखा? वो भी तो माँ की सास है। कितना चिल्लाती है उन पर। डरो मत। जब भी अंजू मंजू को हिम्मत बंधा दी थी तो मंजू सामान्य हो जाती थी। अरे हेमा, जा पूजा का थाल लेकर आ। मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई को आती होंगी। तुम देखो, दोनों बहुएं बार बार ना कहूंगी। जो भी मुंह दिखाई करे, पाँव छूना, नजरें नीची रखना, और ना जाने कितनी हिदायतों के साथ मुंह दिखाई की रस्में शुरू हुई। दिन बीता, रात आई तो शरीर को थोड़ा आराम मिला। चलो दीदी, अब तो कम से कम अपने कमरे में आराम कर सकेंगे। सुन मंजू, जब मम्मी जी अपने यहाँ आई थी तो कितना प्यार से सर पर हाथ फेरा था। माँ पापा से भी वादा किया कि आप चिंता ना करो, अपनी बेटी की तरह रखूंगी। पर आज का उनका अंदाज देखकर तो मैं डर ही गई। अरे दीदी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तू बड़ी बेबाक है, तुझे बड़ा पता है सास बहू का। अरे दीदी, सीरियल नहीं देखती क्या? किसी सीरियल में कोई सास कभी माँ जैसी नहीं होती। बेचारी डरी सहमी बहू बस हाँ माँ जी करती रहती है। आप चिंता ना करो, अब पूरी जिंदगी यहीं रहना है तो चिंता क्या करना। बस माँ से कुछ मत कहना, वो उदास हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी तू है ना मेरी माँ। अभी तक तू ही तो नसीहत देती आई है। वक्त बीत रहा था और दोनों बहनें अपनी समझदारी से एक दूसरे का साथ दे रही थी। आज मौसी जी आ रही है तुम्हारी। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने इन दोनों बेटों को पाला। जब जब ये छोटे थे तो ज़्यादातर वही रहते थे। उनकी आवभगत में कोई कमी ना रखना। तबीयत के चलते वो तुम लोगों की शादी में भी नहीं आई थी। जी मम्मी जी, ये कहकर दोनों अपने कामों में लग गई। मौसी जी की पसंद को ध्यान में रखते हुए सारा खाना बनाया। आओ जीजी आओ। जब मौसी जी आई तो दोनों बहुओं ने कहे अनुसार पाँव छुए। आशीर्वाद के साथ मौसी जी ने दोनों को शगुन दिया। अरे रोहित और मोहित, अब जिम्मेदारी लेना सीख लो। अब बेटे से पति बन गए हो। बातें होने के बाद बहुओं के द्वारा बनाए गए खाने की तारीफ मिली। बड़े ही मीठे बोल है मौसी जी के। देख मंजू, ये भी बेटा बेटा बोल रही है। क्या ये भी बाद में रंग दिखाएगी? ये सुनकर मंजू को हंसी आ गई। दोनों बहनें जी में बात कर रही हूँ। ललिता जी और उनकी बहन एक दूसरे से बहुत करीब है। ज़्यादातर अपने परिवार में एक दूसरे की सलाह जरूर लेती है। अरे ललिता, मैंने सुना तुम दोनों बहनों को एक ही घर से ले आई। पता है ना, शादी के बाद सास का रुतबा बस यही ख़त्म हो जाता है।
और तू तो अपने लिए दोनों सगी बहनें ले आई। एक बार जो उनकी चल पड़ी तो पड़ी रहना एक कोने में। वैसे भी दोनों बहनें हैं, कल को कुछ ऊंच नीच हुई तो दोनों बहनें एक पलड़े में और सास एक पलड़े में। तेरी तो कोई बेटी भी नहीं, तेरा साथ देने चली आए। ये बात सुनने को तो कान तरस रहे थे, पर असर दिल के किसी कोने में हो रहा था। अक्सर परिवार में यही होता है, जहां अपना खुद का घर बर्बाद करने के लिए बाहर की सलाह ली जाती है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। जी मैंने तो ऐसा इस तरह से सोचा ही नहीं। तो सोच रही थी, दो बहनें प्यार से रहेगी, देवरानी जेठानी की तरह कम से कम झगड़ा तो नहीं होगा। और आप सही कह रही है, कहीं दोनों बहनों ने मिलकर मेरा पत्ता ही कट कर दिया तो। जहर तो घुल ही गया था, बस असर दिखना बाकी था। देखते हैं क्या असर हुआ ललिता की बहन की बातों का उसके दिल पर। ललिता जी जुबान की कड़वी थी, ये बात तो सिद्ध हो गई थी, पर मन पर किसी और की बातों का पर्दा डाल लेगी ये पता ना था। अब हर एक बात जो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी, दोनों बहुओं में अचानक खोट दिखने लगा। अपनी बहन की बातों में आकर अपने घर की सुख शांति की कीमत लगा ली थी ललिता जी ने। अरे जीजी ने कहा था, ये मंजू तो बहुत तेज है, पर बड़ी तो सीधी सी है, इसे ही अपने पलड़े में रखती हूँ। जाने किस जिद को हंसते खेलते घर की नींव हिलाने के लिए ललिता तैयार थी। अरे रोहित, तुम बोल रहे थे ना कि तुम्हें कहीं घूमने जाना है, वो कहाँ का नाम लिया था तुमने? हाँ माँ, शिमला जाना था। तो ठीक है, तुम चारों एक साथ चले जाओ, एक साथ घूमना भी हो जाएगा और मस्ती भी। ये सुनकर अंजू और मंजू खुश हो गई। वैसे भी दोनों को हर जगह साथ रहने में मजा आता था। कुछ ऐसा ही स्वभाव रोहित और मोहित का था। ठीक है माँ, मैं चारों की कल शाम की ही टिकट करा देता हूँ। ठीक है। रसोई में जब अंजू और मंजू रात के खाने की तैयारी कर रही थी, अचानक मंजू ने कहा, दीदी ये रोटियां मैं बना लेती हूँ, आप ये सब्जी बना लो ना, मैं फिर जल्दी से मेरी पैकिंग कर लूँगी, फिर आपकी भी मदद कर दूँगी। बाहर चौके में कान लगाए ललिता जी सब सुन देख रही थी। मंजू थी भी चुलबुली, हमेशा की तरह अपनी बहन पर काम छोड़ जाया करती थी। अंजू हमेशा शिकायत करती थी माँ से, देखो ना माँ, ये अपने हिस्से का काम भी नहीं करती। अरे कर देना बिटिया, तेरी छोटी बहन है। पर यहाँ माँ की तरह बातों को नज़रअंदाज करने वाला कोई नहीं था। पीछे से आवाज आई, किसी को इतना भी अपने सीधे स्वभाव का फायदा मत उठाने दो कि अपने हक का भी बोलना भूल जाओ। ठीक है, तुम बहनें हो, वरना अलग अलग घर की होती तो अब तक मुंह फूलना शुरू हो जाता। अंजू ने ललिता की किसी बात का जवाब नहीं दिया, पर ये वो अंकुर थे जो अभी खाली जमीन में बोए जा रहे थे। पर वो ये भी भूल गई थी कि ये बगिया तो उसी की ही थी, उसी में फूल भी खिल सकते हैं, तो कांटे की क्या जरूरत है। काम समेटकर अंजू मंजू के कमरे में चली गई। देख मंजू, बड़ी चंड है, पैकिंग शुरू कर दी मेरे बिना। अरे दीदी आओ, चिंता मत करो, मैं पूरी पैकिंग करूंगी आपकी। ये सुन अंजू खुश हो गई। कल शाम की टिकट है, कल सुबह हम शॉपिंग पर चलेंगे, जींस टॉप या शॉर्ट्स लेकर आएंगे। तू पागल है क्या? माँ जी को पता चलेगा तो? मतलब आप अपने हनीमून पर साड़ी पहनकर जाओगी? मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो मोहित जी को भी बोल चुकी हूँ कि मुझे कल शॉपिंग करनी है। ठीक है, मैं भी रोहित जी से पूछ लेती हूँ। ये कहकर मंजू अपने कमरे में चली गई। कमरे में रोहित अंजू का इंतजार कर रहा था। रोहित जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। क्या मैं शिमला में जींस टॉप ले सकती हूँ? अरे वाह, तुम पहनती हो? लो, जरूर लो, पर माँ जी को बुरा तो नहीं लगेगा? अब हमारे हनीमून में माँ कहाँ से आ गई? जो तुम्हें पहनना है वो पहनो। अगले दिन सुबह अचानक मंजू ने कहा, जीजू
आपने दीदी को जींस पहनने के लिए हाँ कहा कि नहीं? और मंजू ये कहकर हंसने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, मंजू बहू ये क्या तरीका है अपने जेठ जी से बात करने का? माना अंजू तुम्हारी बहन है, पर जीजा जी का रिश्ता तुम अपने मायके में निभाना। यहाँ कायदे से रहो। यहाँ कोई ये नहीं देखेगा कि तुम अंजू की बहन हो, यही सब देखेंगे कि जेठानी देवरानी हो। इस लिहाज से ये तुम्हारे जेठ जी हैं। आती होठों की हंसी जैसे छिन गई। जिस खुले मन से मंजू इन रिश्तों को अपना रही थी, उसे नहीं पता था कि यहाँ रिश्तों को नाम के कायदे में बांध दिया जाएगा। आज मंजू का मन दुखा, अंजू को भी बहुत बुरा लगा। अचानक से शांति का माहौल बन गया। ललिता जी की बातें दिल को तोड़ देती थी, पर अंजू का मरहम मंजू के लिए काफ़ी था। तू क्यों सोच रही है इतना? क्या हो गया जो कह दिया कुछ? तू ही तो ज्ञान देती है कि सास ऐसी ही होती है। तू सीरियल नहीं देखती क्या? इन बातों को सुनकर मंजू के चेहरे पर हंसी आ गई और अंजू ने मंजू के आंसू पोंछे। दोनों बहनें जी जान से एक दूसरे की परवाह करती थी। एक को परेशानी होती तो एक दवा बन जाती। देखिए रोना धोना बंद कर, मोहित भैया आते ही होंगे, हमें बाहर जाकर जींस भी तो खरीदनी है। ये सुनकर मंजू खुश हो गई। बचपना अभी गया नहीं था। एक माँ ताउम्र अपने बच्चों में बचपना जिंदा रखती है और ससुराल की दहलीज कहती है कि अपना बचपना अपने मायके में ही छोड़ कर आना। बड़ी खुशी से चारों अपने हनीमून के लिए रवाना हो गए। देख मंजू, तू तो कह रही थी कि भला साड़ी में भी कोई हनीमून पर जाता है, अब तू भी तो साड़ी पहनी है। आप मुझे जानती नहीं, बस अभी आती हूँ। थोड़ी देर में मंजू पहले से ही एक जोड़ी कपड़े बैग में निकाल लिए थे, जो वो ट्रेन में बदल लिए। देखो यहाँ कोई सासू नहीं और कोई बहू नहीं, पर तुम्हारे जेठ जी तो है, रोहित ने कहा। ये सुन चारों के चारों ठाके मारकर हंसने लगे। अब जीजू यहाँ, आप बस जीजू ही बनकर रहिए, जेठ जी नहीं, वरना मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। अरे मैं तो तुम्हारी टांग खींच रहा था। अरे अंजू, तुमने मंजू की तरह कपड़े बैग में नहीं रखे थे क्या? रोहित ने पूछा। नहीं ना, इस पगली ने मुझे तो बताया ही नहीं। हाँ, सब मैं ही बताऊं, खुद भी कुछ कर लिया करो दीदी, मंजू झट से बोली। अब बैठी रहो ट्रेन में भी साड़ी में, आप अपने हनीमून पर साड़ी में ही जाओगी। अंजू ने मंजू की तरफ मुंह बना दिया। ये छोटी मोटी नोकझोंक तो दोनों के बीच रोज का था, क्योंकि मंजू अंजू को तंग किए बिना रहती नहीं थी और अंजू बेचारी सीधी सादी अपना मन मार के रह जाती। तभी अंजू का फ़ोन बजा। चुप हो जाओ, मम्मी जी का फ़ोन है। प्रणाम मम्मी जी। प्रणाम। अरे अंजू बहू, तुम लोग अच्छे से बैठ गए ना ट्रेन में? कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं मम्मी जी, हम सब अच्छे से बैठ गए। चलो माता रानी की कृपा से अच्छे से जाना सब, और अच्छी खबर लाना। जी मम्मी जी। ये देखकर अंजू ने फ़ोन काट दिया। क्या कहा मम्मी जी ने? मंजू ने पूछा। मुझसे अभी भी नाराज़ है क्या? नहीं पगली, वो तो कह रही थी कि अच्छे से जाना, फिर बोली कि अच्छी खबर लाना। कौन सी खबर की बात कर रही थी? अरे दीदी, आपसे कह रही थी कि आप उन्हें जल्दी दादी बना दो। ये सुनकर अंजू का चेहरा शर्म से लाल हो गया। तो सही कहा ना जीजू? रोहित ने हामी में सर हिलाया। मोहित तो अपने फ़ोन में व्यस्त ही रहता था, पर मंजू अपना एंजॉय पूरा करती थी। तभी अंजू ने मंजू को अपनी ओर खींचा। अच्छा जी, मैं दादी उन्हें बनाऊं? तू बना दे, शादी तो दोनों की साथ ही हुई है। अंजू ने मंजू से कहा। ना जी, मैं तो मोहित से कह चुकी हूँ कि 1 साल तक कोई बच्चा नहीं। मैं पहले अपनी ज़िंदगी तो जी लूँ, वरना बच्चा होने के बाद तो उसी में लगे रहो। वाह जी वाह, खुद को तो अपनी ज़िंदगी जीनी है और मेरी क्या दुश्मनी है ज़िंदगी से?
अरे दीदी, आप बड़ी बहू हो तो आपसे सब पहली इच्छा करेंगे ही ना। आप परेशान क्यों हो रही हो? ये तो वैसे भी शादी के बाद सब पीछे पड़ जाती है। आप अपने हिसाब से योजना बनाओ। तू भी ना, बड़ी मैं हूँ और तू बड़ी ज्ञानी बातें करती है। कहाँ से सीखती है ये सब? कुछ भी दीदी, आप सीरियल नहीं देखती क्या? यही होता है। ये तो तू घर पर दादी के साथ सीरियल देख देख कर खूब ज्ञान इकट्ठा कर ली, और आप तो बस किताबों में ही उलझी रहती थी। देखो क्या काम आ रही है किताब, रसोई के चूल्हे में काम आएगी। ये सोच सोचकर मंजू बहुत परेशान होती थी। वो हमेशा से जॉब करना चाहती थी, पर ये भी जानती थी कि शादी के बाद ससुराल में बस रोटियां सेकनी है, अपनी किस्मत नहीं। तू क्यों दुखी होती है मंजू? जाने दे, ये 4 दिन हम मस्त मजे करेंगे। बहुत ही बढ़िया दिन बीत रहे थे, पर मंजू को ये बात खटक रही थी कि मम्मी जी का एक बार भी फ़ोन नहीं आया था उसके पास, और अंजू को हर बार फ़ोन कर रही थी। वजह बहुत छोटी थी, पर दिल में घर कर रही थी। क्या हुआ मंजू? तुझे देखकर लग नहीं रहा कि तू यहाँ मज़े कर रही है। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? दीदी ऐसा कुछ नहीं है, बस छोटी छोटी बातें कभी किसी दिल के कोने में जीवंत रह जाती है। अब देखो ना, मम्मी जी ने एक बार भी मुझे आगे होकर फ़ोन नहीं किया, पर वो आपको लगातार फ़ोन कर रही है। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो आप में और मुझ में अंतर कर रही है, पर हम दोनों ही तो सगी बहुएं हैं उनकी। फिर वो ये सब क्यों कर रही है? क्या मैंने सच में इतनी बड़ी गलती कर दी वो जींस वाली बात बोलकर? कितना अजीब होता है ना, मम्मी के पास तो हम कुछ भी बोल देते थे और वो प्यार से समझा देती रही, पर यहाँ बोलना भी तोल कर पड़ता है, कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। तू ही कहती है ये ससुराल है। अब जाने दे, देख कल हम वापस जा रहे हैं घर, तो आज तो पूरा एंजॉय कर ले। ये बोल अंजू मंजू की आंख में आई नमी को पहचान गई और उसका हाथ पकड़कर ले गई। घर लौटने के बाद भी ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती थी जो उन दोनों के मन को दुखी कर जाती थी। ऐसे ही एक दिन मंजू को हलवा बनाने की फरमाइश की गई। अभी तक दोनों रसोई में एक साथ होते थे, तो मंजू काम नहीं कर पाती थी। वो झट से अंजू को बोल देती थी और बाहर आकर कह देती थी कि मंजू ने बनाया, पर आज तो परीक्षा की घड़ी थी। अंजू को ललिता ने अपने पास बिठा रखा था। वो भी घबरा रही थी, जानती थी कि मंजू को हलवा बनाना नहीं आता। वो तो बस वाहवाही लेने को तैयार रहती थी। हाथों की मुट्ठी बनाकर घबराहट के मारे मंजू समझ नहीं पा रही थी कि हलवा कैसे बनाऊं। कितना बोला था दीदी ने, एक नज़र सीख ले मुझसे, कभी मैं साथ ना हुई तो। और आज वो घड़ी आ गई थी जब दीदी साथ नहीं थी। घबराहट के मारे जैसे तैसे उसने हलवा बनाया। हलवे की जगह लापसी बन गई। जब उसने खाने के लिए परोसा तो अंजू के हाथ पैर कांप रहे थे। आज तो भांडा फूटने वाला था। अभी 4 दिन पहले मंजू के हाथ के हलवे की सबने तारीफ की थी। बेशक वो हलवा अंजू ने बनाया था, पर नाम तो मंजू का था। अब तो पोल खुल ही जाएगी। माँ जी ने हलवा चखा। बड़ा अजीब सा मुंह बना। ये क्या बनाई हो? ये तुमने बनाया है? तबीयत तो ठीक है? अभी पिछली बार तो मैं उंगली चाट चाट के खाई थी, और आज ये हलवा तो कोई खा ही नहीं सकता। कच्चा आटा स्वाद बढ़ा रहा है इसका। मन ही मन ललिता जी समझ गई थी कि मेहनत अंजू की थी और मंजू फ़ायदा उठा रही थी। उनकी सोच के हिसाब से अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। सुबह का खाना मंजू बनाएगी और शाम का अंजू। सब अपना काम समय पर करेगी, एक साथ नहीं। मुझे सब समझ आ रहा है। अंजू बहू, तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो। इतने सालों के
का तजुर्बा है। भाप लेती हूँ कि कौन क्या कर सकता है। इस मंजू बहू पर खाना बनाना नहीं आता, बस सारा टाइम तुम्हारे साथ रसोई में खड़े रहने का नाटक करती है। हाथ में मोबाइल रहता है। सारा दिन कब तक तुम बड़ी बहन होने का बोझ उठाओगी? तुम्हें तो बड़े ऐंठ से जेठानी बनना चाहिए और तुम इससे दबती रहती हो। ये सारी बातें मंजू के सामने हो रही थी। मन टुकड़े टुकड़े हो गया आज। अंजू और मंजू के बीच खींची गई ये लाइन पहली लाइन थी जिसे पार करने से मना किया गया था। अंजू तो शुरू से ही सारे कामों में निपुण थी, बस सीधी सादी थी। पर मंजू हमेशा अंजू और माँ की आड़ में बच्ची बनकर ही रही। पर यहाँ उसे बड़े होने का प्रमाण देना था। मंजू दौड़कर अपने कमरे में चली गई। अंजू भी उसके पीछे पीछे भागी। अंजू ने पीछे से मंजू को जकड़ लिया। मंजू बहुत रोई आज। अरे चुप हो जा, बोला ना, सास तो ऐसी ही होती है, सीरियल नहीं देखती क्या? अंजू ने कहा, हाँ दीदी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आज बेइज्जती तो मेरी हुई है। आपका क्या है, आप तो महान बन गई। वैसे भी आप तो उनकी पसंदीदा बहू हो। ये बात तेरे मेरे बीच में कैसे आ गई मंजू? सच कहते हैं लोग, बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हुए। ऐसा ही कुछ ललिता जी अपनी बगिया में कर रही थी। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक नकारात्मक तस्वीर बन चुकी थी ललिता जी की मंजू के सामने। पर वो गुस्सा अपनी बहन पर निकाल रही थी। देख मंजू, माँ जी ने जो कुछ भी कहा वो उन्होंने कहा, तो मुझसे क्यों नाराज है? देख, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तू नाराज होती है। माँ क्या कहती है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर ये याद रखना कि तुम एक ही कोख की संतान हो। एक दूसरे का साथ कभी न छोड़ना। दीदी, मुझे डर लग रहा है। क्यों? मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कर रही है। क्यों वो नहीं पसंद करती कि मैं पहले के जैसे आप पर हक जताया करूं? वो क्यों आपको मेरी जेठानी बनाने पर तुली है? देख, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन बाद हम मायके जाएंगे। कुछ समय के लिए सब भूल जाएंगे। वही तू और वही मैं खूब मस्ती करेंगे, खूब लड़ेंगे एक दूसरे से। कल मेरी माँ से बात हुई, वो 1-2 दिन में फ़ोन करने वाली है मम्मी जी से अनुमति के लिए। ये सुन थोड़ा सुकून मिला। अभी हालात मंजू के लिए मुश्किल हो गए थे, क्योंकि अभी तक तो अंजू के साथ सफ़र अच्छा कट रहा था रसोई का, पर अब तो हुक्म का पालन करना था। अब तो अकेले ही रसोई में एक वक्त का खाना बनाना था। अभी सुबह के खाने की जिम्मेदारी मंजू की थी। अंजू को सख्त हिदायत दी थी, मदद के लिए ना जाए। मन दुख रहा था, मेरी ही बहन के साथ ऐसा हुआ, वो भी मेरे सामने। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मंजू लड़ जाती, बिना देखे कि सामने कौन है। बस इसी हिम्मत की तो कमी थी। जैसे तैसे काम हो रहा था, पर हर बार अंजू को वाहवाही मिलती और मंजू को ताने। मन खट्टा हो गया था मंजू का, और इसका असर होता उसकी जुबान पर जब वो अंजू से बात करती। अंजू और मंजू, परसों करवा चौथ है और ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है। सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धो लेना और जो खाना है तभी खा लेना, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाना। मेहंदी वाली को कल बुलाया है मैं, मन से मेहंदी लगवाना, कोई कंजूसी ना करना। ये 2 साड़ियाँ हैं, आज ही ले लो। ये लाल वाली तुम्हारे लिए है अंजू, और गुलाबी तुम्हारे लिए मंजू। सगुन की साड़ियाँ है, यही पहनना परसों। उन्हीं के सामने अंजू और मंजू की माँ ने फ़ोन किया और करवा चौथ के बाद दोनों बेटियों को घर भेजने का अनुरोध किया।
जी आप निश्चिंत रहिए। अंजू और मंजू अपने मायके जब उनकी इच्छा हो तब आ सकती है। बड़ी प्यारी बेटियां है और अंजू तो बहुत समझदार है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। वैसे एक बात कहूँ गीता जी, मंजू को भी अंजू के जैसे रसोई में निपुण कर देते तो अच्छा रहता। एक बेटी की बड़ाई और एक बेटी की तुलना सुनकर मन बैठ गया। फिर भी यही कहा गया कि मंजू छोटी थी तो थोड़ी लाड़ प्यार में ही रही, और वो मन की बहुत अच्छी है। मेरी दोनों बेटियां एक दूसरे की जान है। आपसे विनती है, कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, उन्हें नादान समझकर। अरे नहीं गीता जी, ऐसी कोई बात नहीं। अब ये इस घर की बहुएं हैं, मेरी बहुएं हैं। आप निश्चिंत रहिए, सब सीख जाएगी। फोन पर बात करके पलटी ही थी कि देखा मंजू के हाथ में लाल साड़ी थी और अंजू के हाथ में गुलाबी साड़ी थी। अरे अंजू बहू, ये साड़ी तुम्हारे लिए थी और मंजू के लिए गुलाबी। वो माँ जी, मंजू को ये साड़ी पसंद आई तो मैंने ये उसे दे दी। हर बार अपना हक देती रही तो एक दिन खाली हाथ रह जाओगी। और मंजू, तुम भी थोड़ा समझा करो, हर बार अपनी बहन से छीन लेती हो जो भी उसे मिलता है। क्या तुम्हें हम जो भी देते हैं पसंद नहीं आता? तुम ही तो बताती थी कि तुम्हें गुलाबी रंग पसंद है, तो मैं गुलाबी रंग लाई थी तुम्हारे लिए। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। और वो लाल साड़ी अंजू को देकर अपने कमरे में चली गई। पर आज अंजू मंजू के पीछे नहीं आई। आज उसने कमरे में जाकर मंजू से ये नहीं कहा कि सीरियल नहीं देखती क्या। आज उसने उसकी जिद पूरी नहीं की। शायद जो बीज बोया जा रहा था उसकी नवजात जड़ें निकलने लगी थी। आज मंजू इंतजार करते करते सो गई, पर अंजू नहीं आई। अगले दिन जब दोनों नीचे आई तो पता नहीं कैसी कसक थी दोनों के बीच। वो चमक जो रोज वो एक दूसरे को देखकर महसूस करती थी, आज नहीं थी। आज कल की कोई बात का जिक्र नहीं हुआ। काम का जायजा खत्म हुआ, मेहंदी वाली आ गई। अच्छे से मेहंदी लगवाना। मंजू सोच में डूब गई। पहले जब मायके में मेहंदी लगाने वाली आती थी तो कैसे मैं और दीदी उससे लड़ने लग जाते थे। तूने दीदी की ज़्यादा अच्छी लगाई है, मेरी नहीं। और सब हमारे मज़े लेते थे। माँ तो ये भी कहती थी अब से दोनों एक ही डिजाइन की मेहंदी लगवाना ताकि लड़ना ना पड़े। आज दो मेहंदी वाली आई थी, चुपचाप सन्नाटे के साथ। एक सोफ़ा मेरा था और एक दीदी का। किसको कौन सी मेहंदी लगानी है वो भी हमें अलग अलग किताब से पढ़ना था। शाम तक दोनों के हाथों में मेहंदी लग गई थी और फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई थी। अगले दिन करवा चौथ का व्रत खत्म हुआ और फिर हम रवाना हुए माँ के घर अपने पिता के साथ। अब उम्मीद थी कि एक दूसरे के साथ मन के सारे गिले शिकवे दूर होंगे। इतने दिन माँ से दूर रहे। मंजू तो गीता से चिपक ही गई थी और फूट फूट कर रो रही थी, जैसे बॉर्डर पर जंग जीत कर आई हो। अपने आसियाने में वापस माँ ने दोनों का पसंदीदा खाना बना के रखा था। माँ इस बार इस मंजू को कम से कम खाना बनाना सिखा देना ताकि वहाँ पर मेरी नाक ना कटे। अब हर बार तो मैं इसके साथ नहीं रह सकती, इसका साथ देने। हाँ दीदी, मेरा साथ कौन देगा? आपकी प्यारी सासू माँ जो आपके साथ हरदम खड़ी होती है। बहुत तारीफें बटोर लिया आपने। हाँ तो थोड़ा तो तुझे लिहाज रखना चाहिए। यहाँ हम कैसे भी रह ले, पर वो ससुराल है। यहाँ माँ हर वक्त तैयार होती है हर गलती माफ़ करने को। वहाँ गलतियों को बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है। माँ सामने थी जो देख रही थी। आज मेरी दोनों बेटियाँ नहीं, देवरानी और जेठानी खड़ी थी जो बहस कर रही थी। इसी बात का डर था जब ये शादी का रिश्ता आया था।
अब मन घबरा रहा था कि कहीं ये छोटी छोटी बातें कहीं बड़े झगड़े की वजह ना बन जाए। मायके में थोड़े दिन बीते तो गिले शिकवे मिटने लगे। वही अंजू और मंजू की अनकही बातें, वो रात रात भर जागकर एक दूसरे के साथ योजना बनाना शुरू हुआ। सुबह सुबह रोहित का फोन अंजू को आया। अंजू, मुझे बहुत बुरा लग रहा है बोलते हुए, पर क्या तुम घर आ सकती हो? माँ का पैर मुड़ गया, मोच आई है, वो तुम्हें याद कर रही है। अरे क्या हुआ माँ जी को अचानक? ये भी कोई बुरा लगने की बात है? मैं आ जाऊंगी, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। मंजू और गीता सामने ही थी। मंजू को यह बात बुरी लगी कि ऐसे वक्त में माँ ने मुझे साथ आने को नहीं कहा। क्या उन्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? माँ, मैं बाद में आ जाऊंगी मिलने। माँ जी का पैर मुड़ गया है। हाँ बेटा, तुम्हारी वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है, मैं तैयारी कर देती हूँ। मंजू मुरझाई सी खड़ी थी। अरे मंजू, तू भी चली जा साथ, वहाँ तेरी भी ज़रूरत होगी। माँ, मेरी ज़रूरत होती तो मुझे मम्मी जी साथ आने को कहती, पर उन्होंने बस दीदी को ही कहा। अभी वक्त नहीं था बहस या समझाने का, तो गीता ने कुछ नहीं कहा। अंजू चली गई ससुराल। इधर मंजू खुश तो थी, पर मन में छोटी छोटी बातों को जमा कर रही थी। उधर ललिता जी को पूरा समय मिला अंजू के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का। एक दिन अचानक मंजू बेहोश हो गई। अरे मंजू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? मंजू के पापा उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। क्या हो गया? कहीं ज़्यादा मानसिक तनाव तो नहीं ले बैठी? मुझे तो घबराहट हो रही है। घबराओ मत गीता, हो सकता है कुछ खाया पिया नहीं हो। क्या बोलूँगी मैं मोहित जी को, उन्हें तो कुछ पता भी नहीं। थोड़ी देर में डॉक्टर वहाँ आई। डॉक्टर, क्या बात है, सब ठीक है ना? मेरी बेटी अचानक कैसे बेहोश हो गई? मिठाई खिलाइए, आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। आंखों में जैसे दोनों के चमक आ गई। क्या हमारी मंजू माँ बनने वाली है? खुशी के मारे पैर जमीन पर ना थे। अरे अंजू भी यहाँ होती तो अच्छा होता। ये सुन गीता जी की हंसी अचानक मायूसी में बदल गई। अंजू बड़ी है और कहीं उसके मन में कुछ बात आ गई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरी दोनों बेटियां समझदार है। अब मैं ये खुशी मनाऊंगी और अपनी मंजू को नहीं भर भर आशीर्वाद दूंगी। इससे पहले ललिता जी को ये खुशखबरी दूं। गीता जी ने ललिता जी को फ़ोन किया। नमस्ते बहन जी, कैसी है आप अब? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है गीता जी? ने वापस पूछा। मैं अच्छी हूँ, आपको खुशखबरी देनी थी। आप दादी बनने वाली है। हमारी मंजू पेट से है। क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? आपको भी बधाई। मंजू कहाँ है? आज तो माता रानी की कृपा से मेरे घर में रोशनी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। मंजू से बात करा दो, अभी वो अस्पताल में है, अभी आराम कर रही है। थोड़ी देर में बात कराती हूँ। अंजू से बात करा दीजिए। अरे अंजू, इधर आ। अंजू ने पूछा। क्या हुआ मम्मी जी? अरे तू ताई बनने वाली है। हमारे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। मंजू पेट से है। ये सुन अंजू के चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दी। ललिता समझ गई। गीता जी, मैं बाद में बात करती हूँ। अंजू का इस तरह नज़रअंदाज करना गीता को सब कुछ कह गया। वैसे भी एक माँ को जज्बात समझने के लिए जरूरी नहीं कि बच्चा सामने हो। अंजू को मैं बाद में समझा दूंगी, पर अभी वक्त है कि मंजू को खुश रखूं। अरे मंजू, बहुत बहुत बधाई तुम्हें, बहुत सारा आशीर्वाद मुझे इस खुशी को महसूस कराने के लिए। क्या हुआ माँ? मैं अस्पताल में हूँ और आप खुश हो रही हो? अरे मेरी गुड़िया, अब तो बड़ी हो जा, अब किसी और को भी संभालना है तुझे। मतलब मैं नानी बनने वाली हूँ और तुम माँ। क्या? एक हल्की सी मुस्कुराहट मंजू के चेहरे पर उतर आई। आज तो ललिता जी के पांव जमीन पर नहीं है। इतनी बड़ी खुशखबरी मिली उन्हें
और दीदी, मंजू ने अनचाहा सवाल किया। अरे अंजू तो खुशी से उछल रही थी, कह रही थी कि काश वो यहाँ तेरे पास होती। सच माँ, दीदी ने ऐसा बोला? हाँ, तो मैं झूठ बोलूँगी? थोड़े समय बाद मंजू को डिस्चार्ज कर दिया गया। मोहित भी घर के लिए निकल गया था। दादी ने नज़र उतारी। घर पर जैसे खुशी जगमगा रही थी। बस कमी थी अंजू की, जिसे हर कोई महसूस कर रहा था। थोड़े समय बाद मोहित भी आ गए। ललिता जी ने भर भर के आशीर्वाद के साथ मिठाइयाँ और तोहफे भेजे थे, पर सख्त हिदायत दी थी कि थोड़े दिन उसे मायके में ही रहने दे। सब बहुत खुश थे। थोड़े समय बाद मंजू अपने ससुराल आ गई, पर इस बीच एक बार भी अंजू का फोन उसे नहीं आया। उसका मन घबरा रहा था। सच तो था कि वो अभी नहीं चाहती थी उसे बच्चे की जिम्मेदारी उठानी पड़े, पर किसी का जन्म मरण तो रोके नहीं रुकता। शायद यही होना लिखा था। उधर मंजू जब ससुराल पहुंची तो न केवल वहाँ उसका नया सवेरा था, बल्कि नई खुशियाँ उसका इंतजार कर रही थी। पर मन अभी भी अपनी बहन को ढूंढ रहा था, जो कहीं ससुराल के रिश्तों में खो गई थी। उसकी नादानियाँ इतनी बड़ी ना थी। जब तक माँ थी तो सब कुछ संभल गया। जहाँ माँ का आंचल उड़ा, वहीं बाहर की हवा ने रिश्तों का आशियाना बर्बाद हो गया। हाथ में आरती की थाल लिए आज बड़ी बहन नहीं, एक जेठानी अपनी देवरानी का स्वागत कर रही थी, जिसके होठों पर वो मुस्कुराहट थी जो आज दिल दुखा रही थी। ललिता जी के तो पांव जमीन पर ही नहीं थे। सारा घर फूलों की महक से महक रहा था। सब अपनी अपनी खुशी का अपने अपने तरीके से जता रहे थे। देखो मंजू, अब तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उसका ख्याल रखना, वक्त पर खाना पीना सब तुम्हें ही देखना है। कोई लापरवाही की कोई जगह नहीं है। ऐसा लग रहा था कि अभी तक जो भी खामियां ललिता जी को मंजू में नजर आ रही थी, वो एक पल में गायब हो गई थी। बस आज ये सच था कि घर को खुशी की वजह मंजू देने जा रही थी। ये तो महसूस सभी को हो रहा था कि दोनों बहनों में मन मुटाव है, पर फिर भी एक लिहाज का पर्दा बना हुआ था। मंजू अपने कमरे में थी। थोड़ी देर में अंजू वहाँ पहुँची। ये लो दूध का गिलास पी लो। तभी मंजू ने अंजू का हाथ पकड़ा। दीदी रुक जाओ, ऐसा भी क्या हो गया कि आप मुझसे बात तक नहीं करती? तुम खुद से पूछो मंजू। मुझे हिदायत देती थी दीदी, अभी मुझे बच्चे नहीं पालने, मैं तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। तेरी बातों पर अमल करके मैं भी ज़िंदगी के मज़े लेने चली थी, पर तू तो छुपी रुस्तम निकली, चौके पर छक्का मार गई। सच कहती थी माँ जी कि किसी को इतना अपना हक मत लेने दो कि उसे आदत हो जाए तुम्हारा हक छीनने की। माँ जी कहती थी तू बड़ी बहू है, तेरा हक है कि पहले तू खुशखबरी दे। काश मैंने तेरी बात पर अमल नहीं किया होता। दीदी मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं था। वो कुछ बोल पाती इससे पहले ही अंजू हाथ छुड़ाकर चली गई। वक्त बीत रहा था। हर खुशी घर वाले मंजू के कदमों में बिछाए थे, फिर भी वो अपनी बहन को सामने होते हुए ढूंढ रही थी, पर वो चाहकर भी नहीं ढूंढ पा रही थी। ना जाने क्यों ललिता जी को सब खबर थी। वो चाहती तो सब कुछ एक पल में ठीक कर देती, पर यहाँ उनका अहम एक सास का रूप ले रहा था, जबकि दोनों को यहाँ एक माँ की ज़रूरत थी। लगभग 7 महीने बीत चुके थे। अंजू ने रोहित को डॉक्टर के पास साथ चलने को कहा। रोहित भी चाहता था कि ये खुशी वो भी महसूस करे, आखिर अपना बच्चा अपना होता है। अंजू ने ये बात ललिता को भी बताई। उसे भी पता था कि अंजू किस परिस्थिति से गुजर रही है। ठीक है, अब दिखाई दो डॉक्टर को तो अच्छा है।
मैं तो पहले ही कहती थी कि इन मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। अब देखो मंजू तुमसे छोटी है, पर इस मामले में बिल्कुल देर नहीं की। यहाँ उसने अपनी समझदारी दिखाई। भले उसे घर गृहस्थी चलाना नहीं आता, ये सुनने का मन अभी अंजू का नहीं था, पर कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई समस्या नहीं है, पर तुम मानसिक तनाव में हो शायद। कभी कभी ये भी बड़ा कारण हो सकता है कि तुम कंसीव नहीं कर पा रही हो। खुशनुमा मन जितना रहेगा उतना ही आसान होगा तुम्हें कंसीव करना। रोहित ने भी पूछा, आखिर तुम्हें किस बात का मानसिक तनाव है? अंजू, घर पर सब अच्छा है, माँ भी तुम्हें कितना समझती है, और मंजू तो तुम्हारी बहन है, उससे ज़्यादा नज़दीक कौन हो सकता है? वही तो वजह है आज मेरे मानसिक तनाव की। रोहित जी, काश कि हम दोनों बहनों की शादी एक घर में ना हुई होती तो ये रिश्ता तो आज ऐसा ना होता। पर मंजू ने मुझे समझा ही नहीं। मैं अब उसके साथ एक घर में नहीं रहना चाहती। ये तुम क्या कह रही हो? मंजू तुम्हारी बहन है, तुम मुझसे कैसे अलग होने की सोच सकती हो? रोहित जी, मैं अलग होने की नहीं सोच रही, बस कुछ समय के लिए। डॉक्टर ने भी कहा कि मुझे खुश रहना है, पर अगर वो मेरे साथ मेरे सामने रहेगी तो मैं खुश नहीं रह पाऊंगी। अंजू की जिद के आगे पूरा परिवार बिखर गया। पर सच क्या था? गलती किसकी थी? क्या गलती ललिता जी की थी कि उन्होंने दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न किया जिसका ये नतीजा था? या गलती मंजू की थी जिसने अपनी बात का मान नहीं रखा? या गलती गीता जी की थी कि दो बहनों को एक घर में ना बिहाती? पर परिवार तो बिखर ही गया था। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं रह पाऊंगी। हाँ, मैं अलग नहीं हो रही, बस कुछ समय के लिए दिल्ली वाले घर में शिफ्ट होना चाहती हूँ, ताकि खुशनुमा माहौल होगा तो मैं भी इस घर के वंश को आगे बढ़ा सकूं। दीदी, मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसी भी क्या नाराजगी कि आप मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती? देख मंजू, मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते में और खटास आए। हो सकता है दूर रहे तो एक दूसरे की कद्र करे। तो अपना ख्याल रखना। दीदी, मैं आपकी बहन हूँ, क्या आप बड़ी होकर मुझे माफ़ नहीं कर सकती? क्या मेरा बच्चा आपका बच्चा नहीं होगा? अब ये मत कर मंजू, खुद का बच्चा होता है। कल को जब तेरे बच्चे का नाम जुड़ेगा तो तुझसे और मोहित जी से ही जुड़ेगा। हम तो ताऊ ताई ही रहेंगे। पर क्या तू नहीं चाहती कि मेरी अपनी कोई संतान हो? दीदी, भला मैं क्यों ऐसा नहीं चाहूँगी। मैं तो बहुत खुश रहूँगी जब आपकी कोई खबर मिलेगी। पर मंजू, जब तक हम साथ रहेंगे मैं मानसिक तनाव से गुजरती रहूँगी। इससे अच्छा है तू मुझे जाने दे। उस वक्त गीता जी और उनके पति भी वहीं थे, पर उनकी सलाह एक बेटी के आगे फीकी पड़ गई और अंजू रोहित के साथ दिल्ली चली गई। सर पर हाथ रखे ललिता रो रही थी। क्या इस दिन के लिए मैंने अपने बच्चों की शादी की थी? उस घर के टुकड़े हो जाए। माफ़ कीजिएगा ललिता जी, पर गलती आपकी है। अगर आप चाहती तो ऐसा कभी नहीं होता। आप चाहती तो दो बहनें मिलजुल कर एक साथ एक दूसरे के लिए खड़ी होती, पर आपने उन दोनों के बीच जेठानी और देवरानी का रिश्ता कायम ही कर दिया। जन्म से शादी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी बेटियों के बीच झगड़े नहीं हुए, पर कड़वाहट कभी नहीं घुली दोनों के रिश्तों में। पर आज ये कड़वाहट कैसे घुल गई? क्या हो जाता अगर आप उन्हें माँ बनकर हिदायत देती, पर आपने सास बनकर उन्हें एक दूसरे को हीन भावना से देखना सिखाया। ये कहकर गीता जी वहाँ से चली गई। अंजू दिल्ली में बस गई, पर वहाँ भी वो जिस सुकून को ढूंढ रही थी नहीं पाई, क्योंकि वो मंजू से नहीं खुद से भाग रही थी। उसे लगता था कि मंजू उसकी परेशानी की वजह है,
पर मंजू नहीं, वो खुद जेठानी के रूप में ढलने लगी थी। वरना बहन की बातों का भला इतना बुरा कभी ना लगता। दिन बीत रहे थे। उधर मंजू की डिलीवरी का समय नज़दीक था। ललिता जी अकेले सब संभालने में असमर्थ थी। इधर अंजू रात दिन सुकून की तलाश कर रही थी और रोहित के दिन भर काम पर चले जाने के बाद पूरा दिन काटना मुश्किल होता रहा। रह रहकर उसे मंजू की अटखेलियाँ याद आती तो वो गलती इतनी बड़ी भी नहीं थी जितना अंजू ने उस बात को बड़ा बना दिया था। रह रहकर पछतावा हो रहा था। तभी ललिता जी को खबर मिली किसकी बड़ी बहन का बेटा उससे अलग हो गया है। जो बीज वो ललिता के मन में बो कर गई थी, वही बीज उसने अपने घर में बोया था, जिसके फल अब मिलने लगे थे। ये सुनकर ललिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। मंजू को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले जाया गया। ये खबर अंजू तक भी पहुंची। तो कितनी बुरी हो सकती है अपनी बहन के लिए। आज उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तेरी। एक नन्हा सा मेहमान, उसकी क्या गलती है? नहीं अंजू, तेरा अहम इतना बड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी बार बार मौका नहीं देती अपनी गलती सुधारने का। आज तुझे जो मिला है तो इसे जाने ना दे। उधर अस्पताल में सब लोग जमा थे। किसी भी वक्त खुशखबरी आ सकती थी। सभी ने देखा अंजू और रोहित भी आ चुके थे, जिसने अपनी सास और माँ से माफ़ी मांगी कर अपनी गलती का पछतावा किया। थोड़ी देर में खबर मिली कि लड़का हुआ है। वो ये सुनकर तो पांव जमीन और ही नहीं थे सबके। 4 दिन बाद मंजू को डिस्चार्ज मिल गया। वो बच्चे को लेकर घर आ गई। घर पर उसका स्वागत उसकी जेठानी ने नहीं, उसकी बड़ी बहन ने किया। गला भर आया माफ़ी मांगने के लिए। बस गिले शिकवे नीर में बह गए। दोस्तों, ये परिवार तो एक हो गया, पर ज़्यादातर परिवार ऐसी परिस्थितियों में बिखर जाती है। कुछ महीनों बाद अंजू को भी खुशखबरी मिली। ये परिवार पूरा हो चुका था और सास भी माँ बन चुकी थी। जहाँ अब जेठानी देवरानी नहीं, 2 बहनें थीं। अंजू ने भी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। धन्यवाद दोस्तों। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद आप सबका।